बात कह नहीं पाए, अब हमने शायद जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ भी गया मेरे ख्याल से, नहीं जुड़े, अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा। पर वो हमारी सबकी बात का उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ कि वो भी पूरी तरह समर्पित किए हुए अपने आप को लगे हुए हैं। हम सबकी टीम इतनी अच्छी बनी है कि हमारे मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, हमारे वो सांसद धारीवाल जी, जिन्होंने करीब 70-80 जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, नगर पालिका, नगर निगम, उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। हर मंत्री अपने विभाग से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसी रूप में हम लोग सब मिलके और हमारी जो टीम है, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे आपको, तमाम हमारे मेडिकल के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी को काम सौंपा गया है। वो तमाम कलेक्टर, CMHO, मेरे कहने का मतलब सब ऐसी टीम बन गई राजस्थान में और सबको एहसास हो गया कि इस महामारी की सीरियसनेस किस तरह की है। तो 13 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस टीम का ऐसा रिदम बन गया है कि हम लोग मिलकर के मॉडल बना रहे हैं। कभी भीलवाड़ा मॉडल बनता है, कभी रामगढ़ बनता है, कभी हमारी वैक्सीनेशन में हम लोग नंबर 1 होते हैं और चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। तो पूरा देश जानता है कि राजस्थान इसमें पहल करता है हर काम के अंदर और यही हमारे लिए गर्व की बात है। ये बात करता हूँ, मैंने लगवा दिया आपको, आपके तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर अपने विचारों को साझा करने के लिए। सर, राजस्थान को विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हम वैक्सीनेशन की समस्या का भी सर्वोत्तम समाधान निकाल लेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के अंतिम स्पीकर श्री सुनील दुग्गल जी को अपने उद्बोधन से और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। श्री दुग्गल साहब, ग्रुप CEO वेदांता, श्री सुनील दुग्गल जी। दूसरी लहर में बच्चों में कोरोना के संक्रमण की दर बढ़ी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए हो सकती है घातक। मरूदरा में बच्चे आ रहे कोरोना की चपेट में। राजसंबंध में पिछले 17 दिनों में 337 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। भरतपुर में 7 जनवरी से लेकर 22 मई तक बच्चों में संक्रमण के 940 केस। दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 341 बच्चों को हुआ कोरोना। बच्चों में संक्रमण से मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का भी खतरा। बड़ा सवाल, कोरोना से बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों के लिए सावधानियां। तो बच्चों में कोरोना के बढ़ता जो संक्रमण है उसको लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों को इस कोविड संक्रमण से बचाया कैसे जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, पूर्व अधीक्षक हैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर के, और इसके अलावा डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जो कि अधीक्षक हैं जयपुरी हॉस्पिटल के। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सर, ये जो जिस तरीके से कोविड संक्रमण बच्चों में फैलने लगा है, जिस तरीके से पेशेंट सामने आने लगे हैं, तो क्या मान लिया जाए ये तीसरी लहर की दस्तक की आहट है? हाँ, ये जरूर है कि हाँ, इस बार जो दूसरी लहर आई है उसमें बच्चे यानी कि यंग एज पे जो लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। पहले राउंड में अगर आप देखें तो केवल 8.5% बच्चे संक्रमित हुए थे और ये दिसंबर और जनवरी का आंकड़े जो एनालाइज हुए हैं उसमें ये संख्या करीब बढ़ के 25% हुई है, जिसमें हम यंग अडल्ट भी ले रहे हैं यानी कि 25 साल तक। तो ये है कि संभावना ये हो रही है कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनका
एक्सपोजर पहले राउंड में नहीं हुआ, क्योंकि पहली वेव में जो एक्सपोजर या संक्रमण हुआ था वो बड़ी उम्र के लोगों को हुआ था। तो वो वाला सेगमेंट खत्म होने के बाद अब जिनकी इम्यूनिटी या जो नहीं है डिजीज का, उनके अंदर होने की संभावना बढ़ी है, और इसीलिए वो हमें जो एविडेंस मिल रहा है क्लियरली कि 25% यंग लोगों को कोविड हुआ है। और इसके बाद अभी ये थर्ड वेव है नहीं मान रहे हैं, ये सेकेंड वेव का ही पार्ट है, थर्ड वेव आने में समय लगेगा। सर, इस सेकंड वेव के अंदर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बच्चों की तादाद कितनी देखने को मिली है? बच्चे क्या तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं, कोविड संक्रमण के शिकार हो रहे हैं? हाँ, मतलब ये कि आप ये देखिए कि नवजात शिशुओं में भी कोविड मिल रहा है और काफी गंभीर कोविड मिल रहा है। और पिछले एक महीने में ही हमने करीब 6 नवजात शिशु देखे जिनको कोविड हुआ है। तो ये कि बहुत छोटे यानी कि पैदा होने के तुरंत बाद वाले बच्चे, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम एज कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये करीब 17 से जो 25 साल की उम्र है इसमें, और नवजात को मिला के करीब 25% टोटल कोविड केसेस बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी आए। तो ये है कि हाँ, इस फेज में यंग बच्चों में भी ज्यादा कोविड आ रहा है। तो बिल्कुल बच्चों में भी कोविड के जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसा डॉक्टर अशोक गुप्ता जी बता रहे हैं। एक बार डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जी का हम रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं सर, जयपुरी हॉस्पिटल की हम बात करें या फिर जयपुर के दूसरे अस्पतालों की भी बात करें, तो वहां पर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? खासतौर पर क्या बच्चों के भी संक्रमित होने की जानकारी आप लोगों के सामने आ रही है, और आ रही है तो सर किस तरीके के लक्षण उनमें फिलहाल देखने को मिले? जयपुरी अस्पताल काफी समय से कोविड पेशेंट्स को देख रहा है। यहाँ जैसे बच्चों के जहाँ तक संबंध की बात है, हमारा डिपार्टमेंट जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह सतर्क है। अभी इनफ्लो ऑफ पेशेंट बच्चों का यहाँ मेरे देखने में इतना ज्यादा नहीं आया है, पर जिस तरीके की थर्ड वेव की बात और चर्चा है, अस्पताल के डॉक्टर, प्रशासन और सारा स्टाफ उस पर पूर्णतः तैयार है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मानते हैं कि बच्चों के साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि केवल बच्चे ही आए, बड़े भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। उन सारे एज ग्रुप को पूरे दिमाग में रखते हुए हमारी भी तैयारियां पूर्ण रूप से है, जिसमें आईसीयू बेड हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो, उनसे जुड़े जो भी लॉजिस्टिक है, चाहे वो दवाई हो और इक्विपमेंट्स हो, उस ओर पूरा ध्यान है। और समय समय पर हमारे को उससे मंत्रणा करके हमारे एक्सपर्ट से जो कमियां हैं उसको हम बहुत जल्दी दूर भी कर ली है, और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां होंगी उसको सामना करने को हमारी टीम तत्परता से तैयार है। चलिए डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरीके की जो लक्षण है वो फिलहाल अभी बच्चों में देखने को मिले हैं जब बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए हैं तो जो अब तक देखने को मिले हैं, खासतौर से जैसे मैं बोल रहा हूँ नवजात शिशु, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सपीरियंस है, न्यू बॉर्न बेबीज में पहले नहीं देखते थे। तो ये बच्चे पैदा होने के 2-3 दिन बाद ही उनमें सांस की तकलीफ शुरू हुई है, और सांस की तकलीफ का जो आमतौर पे हम मानते थे कारण, उनको इन्वेस्टिगेट करने पे वो नहीं मिला, और बाद में जब कोविड टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया। तो इसी तरीके से ये नवजात शिशु, एक तो सांस में दिक्कत, और दूसरा बच्चे सुस्त होना और उनकी एक्टिविटी कम होना और दूध नहीं पी पाना, ये वाली स्थिति थी। और जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें उस पर निर्भर कर रहा है कि उनके कोमॉर्बिड कोई कंडीशंस उनके शरीर में है या नहीं है। अगर कोमॉर्बिड नहीं है तो खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया भी, वो भी काफी गंभीर निमोनिया भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही इन बच्चों में एक और जो नई स्थिति देखने को मिल रही है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में बच्चों में कोविड होने के, आमतौर पे कोविड होने के बाद होता है, पर कुछ केसेस में कोविड टेस्ट पॉजिटिव भी है और उनके मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें हार्ट में, लंग्स में, और खासतौर से मतलब जो दिल की जो धमनियां हैं, कॉर्नियल आर्टरीज, उनमें परेशानी आ सकती है। और उसके अलावा बच्चों में एक और जो नई स्थिति देखने को मिली है कि अनएक्सप्लेन्ड फीवर, यानी काफी लंबे समय तक केवल बुखार ही बुखार आ रहा है, उनका कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, 10-10, 12-12 दिन और वो बच्चे बुखार में रहते हैं। और ऐसे बच्चों में ही जटिलताएं होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो जिस बच्चे में लंबे समय तक बुखार चल रहा है वो एक और समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में कोएगुलोपैथी यानी कि थक्के बनना, और कुछ बच्चों में जॉन्डिस, पेट में दर्द होना या ब्लीडिंग होना या पेट के दूसरे लक्षण आना, और कभी कभी बेहोशी और दौरे आना है। मतलब एक वाइड स्पेक्ट्रम होता जा रहा है
कोविड डिजीज के लक्षणों का। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, तो माना जाए कि सामान्य तौर पर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस तरीके के सिम्टम्स यदि दिखाई दें, लक्षण सामने आते हैं, यदि 2-3 दिन से ज्यादा बुखार के हो जाते हैं, खांसी रहती है, सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लोगों को लेनी चाहिए अपने बच्चे को लेकर। हाँ बिल्कुल जरूर, चिकित्सक की सलाह लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या है कि जो हल्के संक्रमण है वो तो आप घर पे ही उनको रख के उनका उपचार कर सकते हैं, और जैसे ही वो संक्रमण में गंभीरता आने की संभावना बनती है तो आपको तुरंत अस्पताल पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें खतरे के संकेत समझना और चिकित्सक से मिलके उन खतरे के संकेतों को पहचाना, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल, खतरे के जो संकेत यदि आपको नजर आए तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, हल्के में इसे ना लें। डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जी, यदि बात करें सर हम, तो मोटे तौर पर कौन सी सावधानियां हैं जो हमें खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए रखनी पड़ेगी फिलहाल? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, ये जो भयावह स्थिति जो पैदा होती है, ये मल्टी सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बात कर रहे थे, खांसी, जुकाम, बुखार, उससे जुड़े लक्षण, चाहे वो उल्टी हो, चाहे दस्त हो, चाहे कहीं से खून हो, चाहे इवन डर्मेटाइटिस हो, जैसी भी कोई भी बीमारी आपको पता लगती है, इनिशियल स्टेज पे दिखाने पे उसको अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी बच्चा जो आपके पास आता है, जो भी मैं कहूँगा यहाँ तो बच्चे से हम फोकस ना करें, कोई भी आदमी आता है, आपको लगता है कि उसका बुखार 3-4 दिन से ज्यादा है, उसको खांसी है, बुखार, एक बार अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में निकटतम डॉक्टर, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसके पास जरूर जाके दिखाएं, ताकि आप भी निश्चिंत रह के आप आगे का दिन व्यतीत कर सकते हो और आपका परिवार भी थोड़ा तरह से मेंटली रिलैक्स रहता है। तो इसमें लापरवाह ना करें जिस तरीके की स्थिति है। और जो भयावह स्थिति की हम बात करते हैं, वो अगर हम शुरू में ही बात कंट्रोल कर लें तो हम उस भयावह शब्द को दूर किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है बच्चों के इलाज का भी। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे मोटे तौर पर क्या सावधानियां हैं जो हर माता पिता को यहाँ पर समझनी होगी, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको क्या सावधानियां अगले कुछ महीनों तक रखनी होगी खासतौर पर? और जो सावधानियां रखनी है उनमें सबसे मुख्य बात यह है कि उनको संक्रमण होने से बचाना है, और संक्रमण होने के लिए क्योंकि हम अभी एक जन अनुशासन वाले फेज में चल रहे हैं, तो इनका स्कूल भी बंद है, इनकी दूसरी सोशल लाइफ भी बंद है, तो इनको जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो घर वाले ही देंगे। और इसीलिए जो घर वाले बाहर जाते हैं तो उनको जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आपको मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या आपके हाथ बराबर सैनिटाइज करना, इन चीजों की पालना करना जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर वो कोविड संक्रमित किसी व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से अपने कपड़े बदल के, कपड़े धो के और नहा के ही अपने बच्चों के साथ बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वायरस आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, और इसीलिए बाहर जब भी जाएं आपको वो सारी जो सावधानियां समझाई गई हैं उनको आपको अपने आप मेंटेन करने की जरूरत है। उसके अलावा क्या है कि इन बच्चों को 2-3 चीजें और हमें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी इम्यूनिटी हमको बढ़ानी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर रही है वो बीमार कम पड़े हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके हैं उनको अभिभावकों को समझना चाहिए कि इन बच्चों को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कराएं, साथ ही ऐसा खाना दें जो कि न्यूट्रिटिव हो, और खास तौर से उसमें ताज़ा फल और हरी सब्जियां हो, और जहाँ तक हो सके जंक फूड इस समय अवॉइड करें, ताकि न्यूट्रिशन रिलेटेड इम्यूनिटी का जो बूस्टिंग है वो होती रहे। और इसके अलावा उनको तनाव से दूर रखें, और स्क्रीन व्यूइंग टाइम भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, और समय पर नींद ले बच्चे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। और क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अभी मतलब बच्चों के लिए आया नहीं है, तो बचाव का तरीका यही रहेगा कि इनको संक्रमण ना लगे, और उसके लिए हमें इनको एजुकेट करना जरूरी है। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से यदि अभी हम ज्यादा खासतौर पर ध्यान यदि बच्चों का रख लेते हैं, तो क्या तीसरी जो लहर जिसको लेकर आशंका लगातार जताई जा रही थी कि बच्चों में खासतौर पर उसका असर देखने को मिल सकता है, तो उससे काफी हद तक क्या हम लगाम लगा पाएंगे अभी से यदि ज्यादा सावधानी बरती तो? हाँ, क्योंकि अभी एक ये जो सेकेंड वेव आई है उसका एक एक्सपीरियंस सबको हो गया है, और हमारी कम प्रिपेयर्डनेस का हमने खामियाजा भी भुगता है। तो इससे हमको सीख तो मिली है कि थर्ड वेव अगर आनी है और अगर बच्चों को अफेक्ट करना है तो हमें उनके लिए तैयारी करके रखना जरूरी है। और तैयारी में अगर हम तैयार रहेंगे, मतलब तैयारी हमारी एक तो उनको प्रिवेंशन के लिए कि ताकि उनको बीमारी ना लगे,
पर साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अगर बीमारी लगे तो उनका एक रेफरल मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अभी हम मान लीजिए लॉकडाउन वाली स्थिति है, तो हम हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूर दूर से हम अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमको आज सोचना और उसकी तैयारी करना जरूरी है। तो एक तो मतलब एक एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट रेफरल मैकेनिज्म कि आपका बच्चा अगर गंभीर होता है तो किस लेवल के सेंटर पे उसको जाने की जरूरत है, उसका क्या सिस्टम रहेगा, क्या ट्रांसपोर्ट रहेगा, क्योंकि मतलब हमारी सरकारों की अनेक प्रोग्राम्स या अनेक कार्यक्रम चलते हैं जिनमें हम ट्रैवल भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो उनका एक जो रूपरेखा है उस आधार पर तैयार की जाए कि भाई कोविड पेशेंट को रेफरल सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, तो ये पेशेंट्स समय रहते हुए गंभीर होते हुए भी अपने हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशंस में भी हमको अपनी तैयारियां बढ़ानी पड़ेंगी, खास तौर से वो सारे जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमारी बेड स्ट्रेंथ और इक्विपमेंट जो क्रिटिकल जरूरी है उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। और दोनों ही प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही ये एनहांसमेंट करना है। इम्पोर्टेंट चीज जो इस सेकेंड वेव ने सिखाई है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से है। कारण ये प्रेशर करनी चाहिए थी, अगर हम वो करेंगे तो हमारे को जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कम होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एडिक्वेट रेफरल मैकेनिज्म है और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो कि एक और इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारे पास दवाइयों की जो जब जरूरत थी तब समस्या बहुत भारी रही है, और उन दवाओं की भी अवेलेबिलिटी और एक्सेस उसको हमें सुधारने की जरूरत रहेगी। तो ये प्रिपेयर्डनेस अगर रहती है, जहां हमने इम्यूनिटी बचत बढ़ाई है, जहां हमने वैक्सीनेशन अडल्ट्स का बढ़ाया है, और वहां हमने अगर रेफरल मैकेनिज्म अच्छा डेवलप किया है, तो आने वाले थर्ड वेव को हम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो बिल्कुल एक बार रुक करते हैं डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जी का। राणावत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से बच्चों में जो कोविड का संक्रमण के आंकड़े लगातार सामने हैं, हम राजसमंद का आंकड़ा देखें, भरतपुर का देखें, दौसा का देखें, तो उसको लेकर क्या ये आहट है क्या सर तीसरी वेव को लेकर अभी से? देखिए, हम कोई भी चीज से, जैसी बात हो रही है, हर चीज के लिए हमको तैयारी रखनी पड़ती है। अगर थर्ड वेव की जो संभावना की जा रही है तो हमको इनर और आउटर दोनों तैयारी करनी है। गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस का प्रोग्राम है, पेरेंट्स के लेवल पे यह है कि बच्चों को कम से कम बाहर निकालें, जरूरत है उनके साथ समय व्यतीत करें, उनको फ्री नहीं रहने दें, उनको मेंटली रिलैक्स रहे। ये उनके लेवल पे। हमारे अस्पताल प्रशासन के तौर पे ये है कि जो भी हमारे पास आए बच्चा, उसकी तैयारी में हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, उनके कब इलाज अगर उनका है तो हमारे पर्याप्त दवाइयां हो जो हमारे पास हैं, हमारे पास पर्याप्त बिस्तर हो, सीवियर केसेस के लिए आईसीयूज हो, आईसीयू से हल्के मरीजों को स्टेप डाउन आईसीयूज हो। इस तरीके की जो तैयारियां वो हमारी तरफ है। अगर जयपुरी अस्पताल की मैं बात करूं तो मेरे पास इस समय 22 बेड का एनआईसीयू है जो सीवियर मरीज के लिए है, 8 बेड का हमके अलग आईसीयू है, और हमने ये सेग्रीगेट किया कि अगर 0 से 1 साल का बच्चा आएगा तो हम उसको कहाँ रखेंगे। हमारी टीम द्वारा ये भी निर्णय लिया गया कि जो 1 से 10 साल का है उसको हम कैसे रख पाएंगे, 10 से 15 साल को हम कैसे रखें। ये सारी रूपरेखा हमने हमारी टीम के साथ पहले ही बना ली है, और जो दवाइयां चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो तैयारियां हमारे लेवल पे चल रही हैं। और आसपास के लोगों को कहना चाहिए, वार्ड हमारे पास 30 बेड का है, डॉक्टर 4 डॉक्टर्स हमारे पास पोस्टिंग हो गई है। बाकी लोगों से बस यही है कि इसमें बहुत ज्यादा घबरानी, बच्चों को साफ सफाई, इन्फेक्शन लगेगा कैसे, कहीं से आएगा तभी लगेगा। बाहर वालों को भी ये सुनिश्चित कराएं, बच्चों के पास जब जाएं तो अपने हाथ धोएं, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को भी उसमें एजुकेट करें कि जब भी कोई चीज को छुएं हाथ धो के लें, अपने मास्क पहनने के ऊपर बहुत जोर दो, बच्चों से दोस्तों के साथ मिलने नहीं दें। अभी कल परसों ही कुछ एक बच्चे आए थे जो कि साहब मेरा बच्चा 12-13 साल का है, उसको इन्फेक्शन हो गया। क्यों हो गया कि वो एक बर्थडे में गया था, और वो बर्थडे में जो 6-7 बच्चे थे सारे इन्फेक्ट हो गए। तो इस तरीके के पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा संयम बरतें, और जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन सरकार द्वारा है उसको पूर्णतः पालन करें। यही हमारे बचाव के तरीके हैं और अस्पताल की प्रिपेयर्डनेस है। और यहाँ पेरिफेरी के अंदर भी, जैसा कि कहा, पेरिफेरी में भी अब डायग्नोस्टिक किट्स सरकार द्वारा भेजे गए हैं, कुछ सोशल संस्थाओं ने भेजे हैं, जिसके अंदर 1-2 संस्था मैं भी जानता हूँ जिसमें सेंट जेवियर एलुमनाई हैं। उन्होंने आज ही अपना एक रथ रवाना कराया जो ओरिया के अंदर जाके जांच भी करेगा, प्रिलिमिनरी दवाई भी देगा, और वहां तक की राशन वगैरह बांट के लोगों को अवेयर भी करेगा। इस तरह के प्रयास हर लेवल पे चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ
कि हम ये थर्ड वेव को बहुत अच्छी तरह, अगर आती है तो पहला तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी चीजें हो ही ना, और अगर होती है तो हम उसका भरपूर पूरी तरह मुस्तैदी से हमारी टीम के साथ, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल और सपोर्टिव स्टाफ के साथ पूर्णतः जयपुरी अस्पताल भी उसके लिए तैयार है और हम उसका मुकाबला करके विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां, तमाम सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों में कोविड संक्रमण लगातार फैल रहा है और कैसे उससे निजात हम लोग पा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।